आज हम लोग लास्ट प्रहार करेंगे 12th के ऑब्जेक्टिव पर, और जिसमें पूरा एनसीईआरटी का संगम होगा। तो पूरा एनसीईआरटी का संगम होगा, ज़्यादा वक्त लेंगे नहीं। एक बार जाने से पहले इसको आप लोग देख लीजिएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रहार ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एक बार आप लोग को लास्ट देख लेना है, 12th के लिए है ये। ओके, शुरुआत करेंगे हम लोग, और हर एक टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करते जाएंगे, और आप लोग सुनते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोगों से कुछ सवाल आते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग, ठीक। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड से। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे सब देख लीजिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में हो सकता है प्रॉब्लम, हिंदी वाले को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, कम से कम सुन लीजिएगा थ्योरी को। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है आपको पता है कि इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, वो दिया जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल क्या होता है इनका, निश्चित होता है। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, नॉट ज्योमेट्रिकल शेप डेफिनेट। अब क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात की जाए तो इसमें से दो पॉइंट्स होते हैं जो काफी पूछे जाते हैं। ये दीर्घ पराश्रयी व्यवस्था वाले होते हैं, और ये क्या होते हैं, लघु पराश्रयी व्यवस्था वाले होते हैं, ठीक है। शॉर्ट, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। ये क्या होता है, विषमदैशिक होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, समदैशिक होता है। यानी इनका जो नेचर में होता है ये आइसोट्रोपिक होता है, ये आइसोट्रोपिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक होते हैं। तो याद रखना इसको। क्रिस्टलीय ठोस में आपको पता है जितने भी मजबूत चीजें हैं सब आएंगे, और क्रिस्टलीय ठोस में कमजोर, जैसे आपको पता है ग्लास, रबर, पॉलीमर्स की जितनी चीजें होती है वो क्रिस्टलीय ठोस में आती है। आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग तेजी से। आज आपका पूरा एमसीक्यू एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। चलते चलेंगे हम लोग। कांच क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कांच अतिस्थिति द्रव होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके कणों में द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति होती है। एग्जाम्पल में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल। हिंदी की अगर बात करें, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे आ सकता है एग्जाम में। तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आपको हम ट्रिक बताया है, फोन, जहां फोन होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क करेगा। तो यानी HF, H2O, NH3, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। आपसे पूछ देगा कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो नहीं बनेगा, ठीक है। याद रखते चलेंगे कुछ क्वेश्चंस को, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सब। जैसे पोलर का भी एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है, कौन पोलर है, ध्रुवीय है, और कौन नन पोलर है। नन पोलर का मतलब अध्रुवीय है, यानी कौन पोलर सॉलिड है और कौन नन पोलर सॉलिड है। ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है और पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कौन पोलर है और कौन नन पोलर है। ये थोड़ा सा सॉलिड के एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। पोलर की अगर बात कर ले तो पोलर में याद रखिएगा HCl, SO2, ये सब पोलर में आ जाएगा। नन पोलर में क्या आ जाएगा, H2, Cl2, Br2, ये सब किस में आ जाएगा, नन पोलर। नन पोलर का मतलब हो गया ये सेम चार्ज, मतलब सेम एलिमेंट्स होंगे, एटम होंगे, और यहाँ पर डिफरेंट चार्ज होगा, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, तो आप पोलर नन पोलर बनेगा। अब आपसे एक पूछ देता है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल, तो याद रखिएगा कई बार, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड यानी सहसंयोजक, या नेटवर्क मतलब हो गया जालक, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा डायमंड, ये किसके अंदर आएंगे, तो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड के अंदर आएंगे, ठीक। चलते अब हम लोग आगे, तो शुरुआत किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद हम लोग पड़ाव पे आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।
तो समझते चलेंगे, जहाँ से आपको प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पर हमसे पूछ लेंगे। अब आपसे पूछ दिया जाए कि ब्रेविस जालक की नंबर कितनी होती है, तो याद रखिएगा ब्रेविस जालक की नंबर कितनी होती है टोटल। तो ब्रेविस लैटिस की जो नंबर होती है वो 14 होते हैं। क्रिस्टल तंत्र जो उसमें बटा हुआ है वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी क्रिस्टल लैटिस का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 7 होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे बढ़िया से। अब जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसमें से आता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे देख लेंगे हम लोग एक सेकेंड क्वेश्चन को रुक के, ठीक है। अब घनीय जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जालक की संख्या कितनी होती है। घनीय क्रिस्टल में जालक के नंबर कितने होते हैं, तो याद रखना है कि घनीय क्रिस्टल में जालक के नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। यानी क्यूबिक क्रिस्टल में नंबर ऑफ लैटिस कितना होता है, 3 होता है। और एक विसमलंबाक्ष होता है जिसमें सबसे ज्यादा जालक के नंबर होते हैं, वो 4 होते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रख लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आएगा, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा इसी सफर को रखते हैं। अब आगे जैसे बढ़ने के बाद आप लोग को जैसे पूछा जाएगा कई बार एफसीसी के बारे में, बीसीसी के बारे में, एससीसी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद रख लेंगे। एफसीसी कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को, ठीक है। बीसीसी किसको कहते हैं ये बताइएगा, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका को। और एससीसी कहते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका को। बस एक बार आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, बस हो गया। ये क्या होते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, और ये क्या होते हैं, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। अब आपसे पूछ दिया जाए कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो परमाणु होते हैं वो 4, बीसीसी में 2, एससीसी में कितने होते हैं, 1 होते हैं। परमाणु की नंबर जब बात कर रहे हैं। संकुलन क्षमता की अगर बात कर लें, पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात कर लें तो एफसीसी में कितना होता है 74%, बीसीसी में कितना होता है 68%, एससीसी में कितना होता है 52.33%। ये याद रखिए। अब यहाँ से भॉइड आपसे पूछ दे रिक्ति प्रतिशत, तो ये सब याद रखना है। तो 74 में से 100 गया 26, ये 32 हो गया, ये 47 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, एफसीसी में कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया समन्वय संख्या। आपसे पूछ दिया जाएगा कि एफसीसी में समन्वय संख्या कितना होता है, तो याद रखना है आपको, समन्वय संख्या को क्या कहा जाता है, उपसर संयोजी संख्या कहा जाता है। अब एफसीसी में आपसे अगर मान लीजिए समन्वय संख्या या उपसर संयोजी संख्या के बारे में पूछ ले, तो फिर आप कैसे जवाब देंगे ध्यान रखेंगे। तो एफसीसी में 12 होता है समन्वय संख्या, बीसीसी में 8 होता है, और एससीसी में कितना होता है 6 होता है। इसी तरह एससीपी में भी 12 होता है, और सीसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और एससीपी सीसीपी में जो संकुलन क्षमता होता है वो आपका संकुलन क्षमता याद रखिएगा जो आपका एफसीसी में होता है। यानी एससीपी सीसीपी और एफसीसी में जो संकुलन क्षमता होता है 74% वही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तीनों में संकुलन क्षमता एक ही होता है। तो इस चीज से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको प्रश्न सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं एक चीज और। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए एफसीसी में भुजा और कोर की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 4r/√2। बीसीसी में भुजा क्या होता है, तो 4r/√3। एससीसी में क्या होता है भुजा, तो a = 2r। तो इसको आप याद रख लेंगे बढ़िया से। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां से आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर यहां से प्रॉब्लम आया तो आप फिर जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक बार आप लोग को बस देखते जाना है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आप लोग से। बस आधा घंटा से 45 मिनट का ये वीडियो बनेगा, उसमें आपको पूरा एनसीईआरटी पर कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए तो तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए बिंदु दोष क्या होता है, तो याद रखिएगा पॉइंट इफेक्ट किसको कहा जाता है, तो किसी क्रिस्टल लैटिस में पॉइंट के
डिसअरेंजमेंट या डिमेरिट के कारण जो डिफेक्ट होता है, बिंदु के समस्या के कारण जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को बिंदु दोष कहते हैं। अब बिंदु दोष के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, तो इसको आप लोगों को जानना थोड़ा सा जरूरी है। बिंदु दोष के जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स है। पॉइंट डिफेक्ट के जो टाइप्स है कौन कौन टाइप्स हैं तो देख लेंगे एक बार। एक है स्टोइकियोमेट्री, एक है नन स्टोइकियोमेट्री, और एक है आपका अशुद्धता दोष। इंग्लिश की बात करें तो ये भी स्टोइकियोमेट्री ही होता है, ये भी नन स्टोइकियोमेट्री होता है, और ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होता है। तो यहां से आप याद रखेंगे। अब स्टोइकियोमेट्री की अगर बात करें तो यहां से याद रखिएगा 2-3 पॉइंट्स जो जहां से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री को अगर हम लोग देख लें तो होता क्या है ये समझ जाइए। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब हो गया समान अनुपात के कारण उत्पन्न दोष, नन स्टोइकियोमेट्री हो गया असमान अनुपात के कारण, अशुद्धता का मतलब हो गया कि सेम चार्ज वाले आयन में कोई डिफरेंट चार्ज वाला आयन आ जाएगा तो वही अशुद्धता दोष हो जाएगा। अब स्टोइकियोमेट्री में आते हैं, आपका एक है शॉटकी दोष, और एक है आपका फ्रैंकल दोष, और एक है आपका रिक्तिका दोष, और एक है आपका अंतराकाशी दोष। इंग्लिश की बात कर लें, शॉटकी, फ्रैंकल, फिर क्या है ये व्हाइट्स डिफेक्ट, और ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट याद रखना है। अब यहां से सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बनता है, तो सबसे ज्यादा सवाल इसके लिए बनता है इसका एग्जाम्पल। तो शॉटकी के एग्जाम्पल को याद रखेंगे, NaCl, KCl, CHCl याद रख लेंगे। अब शॉटकी डिफेक्ट को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, याद रखिएगा कि इसके परमाणु संख्या के बीच का अंतर 1 से 10 के बीच होना चाहिए, 7-8 तक होना चाहिए। सोडियम 11, क्लोरीन 17, 17 में से 11 गया 6, पोटेशियम 19, क्लोरीन का 17, 17 में से 19 गया 2, यानी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए गैप, वहां से आप इसको पकड़ सकते हैं, एक ट्रिक की तरह रह गया, ठीक है। मतलब 5 से 7-8 होना चाहिए। फ्रैंकल में एटॉमिक नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनके धनायन ऋणायन के आकार का अंतर बड़ा होता है। जैसे ZnS, AgCl, ठीक है, ZnBr, ये सब इसमें आपका आ जाएंगे। नहीं, ZnBr नहीं आएगा, माफ कीजिएगा। तो इसमें आप अंतर देख रहे हैं ज्यादा हो रहा है, Zn30 और सल्फर 16, 14 का अंतर हो रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो फ्रैंकल, और जब बहुत कम होगा तो शॉटकी। नाम से ही लग रहा है शॉटकी मतलब शॉर्ट, छोटा होना चाहिए। अब आते हैं आपका ये एग्जाम्पल याद रखें, एक चीज AgBr जो होता है शॉटकी भी दिखाता है और क्या दिखाता है, फ्रैंकल भी दिखाता है। रिक्तिका आपका शॉटकी की तरह काम करता है, अंतराकाशी फ्रैंकल की तरह काम करता है। शॉटकी में आपको याद होगा कि धनायन ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं, केटायन एनायन। फ्रैंकल में क्या होता है, जनरली केटायन अपने स्थान से हटकर वहीं रह जाता है। तो दिमाग में आप लोग को ये सब चीज याद रखना होगा। चलिए, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। हाँ, डेंसिटी घटता किसके कारण है, तो कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि डेंसिटी शॉटकी दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का डेंसिटी घट जाता है, यानी घनत्व में कमी आती है। घनत्व में क्या आती है, किस दोष के कारण कमी आती है, तो शॉटकी दोष के कारण आती है। तो यहां से याद रखना है। अब आते हैं नन स्टोइकियोमेट्री दोष की ओर, कि नन स्टोइकियोमेट्री दोष क्या है। तो नन स्टोइकियोमेट्री दोष में अगर आ जाए तो यहां से इनको 2 टाइप से बांटा गया है फिर से। एक आपका धातु अधिक दोष है, और एक है धातु न्यूनता दोष है। अब मेरे को पढ़ना है अगर ऑब्जेक्टिव के व्यू से, तो आपका एक इंपॉर्टेंट है इसमें धातु अधिक दोष, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको कहा जाता है एब्सेंटर। यानी परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा, रट लेना अच्छे से 2 मार्क्स के लिए। एब्सेंटर क्या होता है, तो धातु अधिक दोष के कारण एब्सेंटर क्रिएट होता है, और इसके कारण क्रिस्टल का रंग क्या होता है, पीला हो जाता है या कलरफुल हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पूछ देगा एग्जाम में कि किसके कारण क्रिस्टल का रंग परिवर्तित होता है, तो याद रखिएगा एब्सेंटर के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को पता होगा कि कंडक्टिविटी रेंज के अनुसार, कंडक्टिविटी के अनुसार चालक और चालक, या आप कह सकते हैं चालक, कुचालक और अर्धचालक बनाया गया। क्या बनाया गया, चालक बनाया गया, कुचालक बनाया गया, और क्या बनाया गया, अर्धचालक बनाया गया। कंडक्टर बनाया गया, इंसुलेटर बनाया गया, और सेमीकंडक्टर बनाया गया।
अब यहाँ से आपको एमसीक्यू में कुछ नहीं ज़्यादा, रेंज पूछेगा एग्जाम में, हो सकता है ये रेंज किसके अंदर आता है। जैसे मान लीजिए 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 पर ओम पर मीटर का जो रेंज होगा, ये रेंज किसका होगा, तो चालक का होगा। कुछ चालक की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो 10 पर पावर 20 से 10 पर पावर -10 होगा ये, ठीक है, पर ओम पर मीटर। और अगर अर्धचालक की बात कर लेते हैं, तो अर्धचालक आपका होगा 10 पर पावर -6 से 10 पर पावर +4 पर ओम पर मीटर। तो इसको याद रख लेंगे अच्छे से, केमिस्ट्री के हिसाब से इसको बनाया गया है। अब आपका एक इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां या एन टाइप सेमीकंडक्टर, कई बार पूछेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार के अर्धचालक, थोड़ा सा देख लेंगे। और एक आपका रहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार के अर्धचालक। इसको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां। और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। तो याद रखना आपको ये सब चीज को। अब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। ग्रुप 15 का डोपिंग ग्रुप 14 के साथ होता है, याद रखना, परीक्षा में पूछ देगा डायरेक्ट कि 15 को 14 के साथ जब मिलाएंगे तो एन टाइप, और जब व्हेन आपका ग्रुप 13 को 14 के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब यहां से जैसे मान लीजिए आपसे, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सिलिकॉन का फास्फोरस के साथ, आर्सेनिक के साथ, इस सब मिलाना क्या होगा, सिलिकॉन फास्फोरस, सिलिकॉन आर्सेनिक। तो ये सब आपका यही हो गया। और 5 वैलेंसी 4 के साथ होता है, और ये पी टाइप में क्या होता है, 3 वैलेंसी 4 के साथ होता है। अब इसकी अगर बात कर लें तो फिर वही रह जाएगा। अगर मान लीजिए जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इसके साथ अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम को मिलाया जाए जो कि ग्रुप 13 का है, बोरॉन को मिलाया जाए 13 का सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ, तो ये आपका हो जाएगा पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बचता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचता है, इसमें होल्स कम रहता है, इसमें होल्स ज्यादा होता है। रीति याद रखिएगा जिसको कहा जाता है। अब हम लोग आगे की पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी जरूरी है, एक बार देख लीजिए सब को और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इससे याद ही होगा आपको। चलते हैं हम लोग आगे की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में कई बार आता है, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और एक आपका आता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पारामैग्नेटिक का मतलब हो गया आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिक का मतलब हो गया लौह चुंबकीय। तो आपको कुछ नहीं, बस इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेना है। इससे एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे पारामैग्नेटिक की बात करते हैं तो याद रखिएगा O2Cu2 प्लस Fe2 प्लस, याद रखिएगा इसके एग्जाम्पल को रट लेना है, और Cr3 प्लस, ये आपके आएंगे पारामैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक की अगर बात कर लें तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना, H2O NaCl C6H6, इसको अच्छे से रख लेना, कई बार एग्जाम में रिपीट करता है। C6H6 किसका एग्जाम्पल है, ठीक। अब अगर लौह चुंबकीय की अगर हम लोग बात कर लें तो लौह चुंबकीय में याद रखिएगा लोहा से बनी वस्तु, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब आपका आ जाएगा लौह चुंबकीय में। और एक आ जाता है आपका CrO2 भी, ठीक है। तो ये आपके पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और इसके एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाएगा, तैयार रहिएगा देखने के लिए। मिटा देते हैं इसको। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति, यहां से भी क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से देखेंगे। यहां से भी क्वेश्चन आएगा चतुष्फलकीय और एक आपका हो गया अष्टफलकीय, ये रिक्ति है दोनों।
ठीक है। और मान लीजिए चतुष्फलकीय की अगर बात कर लें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्या है ये, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसकी बात कर लें तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, पता होगा आपको। अब अगर इसकी बात कर लेते हैं चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारा। और आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, चतुष्फलकीय रिक्ति में क्या होता है कि 4 गोले से ये बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये कितने से बनते हैं तो 6 गोले से बनते हैं, यानी इसमें 4 स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है, इसमें 6 स्क्वायर, इतना आप समझ लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समनव्य संख्या, इसकी 4 होती है और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। समनव्य संख्या या उपसंयोजी संख्या 6 होती है। चतुष्फलकीय में जो रिक्ति होता है वो 2n के बराबर, अष्टफलकीय में क्या होता है, नंबर ऑफ n के बराबर होता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि FCC, BCC और SCC में चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होता है, ठीक है। और फिर पूछ देगा कि अष्टफलकीय रिक्ति कितना होता है। आपको मॉडल सेट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आइए ट्रिक देख लेते हैं। तो FCC, BCC और SCC में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति में अंतर कितना होता है। अब FCC में जो नंबर ऑफ एटम होता है बताओ 4, BCC में कितना होता है 2, SCC में कितना होता है। चतुष्फलकीय में जो आपने देखा होगा वो जो रिक्ति का नंबर है वो कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि चतुष्फलकीय में जो रिक्ति का नंबर होता है वो आपका 2n के बराबर होता है और अष्टफलकीय रिक्ति में जो नंबर होता है वो आपका n के बराबर होता है। तो FCC में चतुष्फलकीय 2n यानी 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। BCC में जितना नंबर है उसको n यानी 2n से मल्टीप्लाई होने से 4 हो गया। SCC में कितना होगा 2, यानी FCC में चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या 8, BCC में 4, SCC में कितना हो जाएगा 2। अष्टफलकीय n के बराबर होता है, यानी जो नंबर ऑफ एटम वही रह जाएगा। तो 4 गुने 1, तो FCC में 4 अष्टफलकीय रिक्ति, BCC में 2 गुने 1 यानी 2 अष्टफलकीय रिक्ति, SCC में 1 ही एटम होता है तो 1 गुने 1 यानी 1 होता है। याद रखिएगा, यानी FCC में जितना नंबर ऑफ एटम है चतुष्फलकीय उसका 2 गुना हो जाएगा 2n, अष्टफलकीय में वही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका खत्म। अब अगला पड़ाव में देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे सब टॉपिक को अच्छे से। उतार लीजिए। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन क्या है और कैसे पूछेगा और कैसे पूछा जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोलरिटी। मोलरिटी इसको थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। मोलरिटी और क्या है, मोलरिटी। यहां से भी सवाल बनता है, मोलरता और मोलरता एक बार में समझ लेंगे। मोलरता को मोल प्रति लीटर, मोलरता को मोल प्रति केजी में डिफाइन किया जाता है। मोलरता क्या होता है कि टेम्परेचर से, प्रेशर से इफेक्टेड होता है, सुन लीजिएगा। और मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर से इफेक्टेड नहीं होता है। अब आ जाता है मोलरता का क्या पॉइंट होता है, कैपिटल एम। मोलरता को स्मॉल एम से दिखाया जाता है, ठीक है। ये लीटर में फाइंड होता है और ये किस में ज्ञात किया जाता है, किलोग्राम में। तो याद रखिएगा मोलरता में इतना सा ही था। अब आपसे क्वेश्चन आता है मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। इसको x से दिखाया जाता है और फॉर्मूला होता है XA प्लस XB का जो जोड़ होता है वो कितने के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 के बराबर होता है। तो यहां से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये सब पॉइंट्स को आप लोग देखते चलिएगा ताकि प्रश्न आपसे एग्जाम में एक भी नहीं छूटे। अब थोड़ा सा सुन लीजिएगा कि ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नोट कर लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में कि ठोस की द्रव्य विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, तो आप बोलेंगे नहीं पड़ता है। और ताप के बढ़ने पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखिएगा, ताप के बढ़ने पर किसी गैस के द्रव्य विलेयता घट जाती है। इसको याद रखेंगे आप लोग। जो बोल रहे हैं थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। हेनरी नियम क्या होता है, तो हेनरी लॉ की अगर बात करें तो P इक्वल टू KHX। राउल्स लॉ क्या होता है, तो आपको पता है कि राउल्स लॉ क्या होता है, P इक्वल टू P नॉट एक्स। KH को ही हेनरी कांस्टेंट कहते हैं, P नॉट शुद्ध विलायक होता है और X आपका क्या हो गया,
मोल अंश हो गया, एक्स हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। याद रखना है सब चीज, एग्जाम में भूलना नहीं है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से हो गया राउल्ट्स लॉ आपने देख लिया। अब राउल्ट्स लॉ के कारण जो एक इंपॉर्टेंट है आपका आदर्श और अनादर्श विलयन, जो बहुत पूछता है, आदर्श और अनादर्श विलयन, जो कि कई बार पूछा हुआ आपके एग्जाम का क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन। आदर्श मतलब हो गया आइडियल सॉल्यूशन, और ये क्या हो गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसको कई तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, और अनादर्श क्या होते हैं, जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। यानी ये राउल्ट्स के नियम को पालन करेगा सभी सांद्रता, तो ये नहीं करेगा। इसमें कुछ रूल्स आपसे एग्जाम में दे दिया जाएगा कि डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0 किस में होता है, तो आदर्श में। आपसे दे दिया जाएगा डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू नॉट 0 किस में होता है, तो अनादर्श में। फिर आपसे दे दिया जाएगा डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0 किस में होता है, तो आदर्श में। फिर आपसे दे दिया जाएगा डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू नॉट 0 किस में होता है, तो अनादर्श में। तो आपको यहाँ से सब चीज याद रखना है। अब आदर्श विलयन की और अगर बात कर लें, जो सबसे मेन है इसके एग्जाम्पल की, तो ये एग्जाम्पल बहुत पूछता है, बेंजीन प्लस टॉल्विन। याद रखिएगा, इस फॉर्म में भी पूछ देता है। ये बेंजीन का हो गया और ये टॉल्विन का हो गया। बेंजीन और टॉल्विन बहुत फेमस है, जो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होता है। फिर एक है एग्जाम्पल नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये भी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल होता है। अनादर्श की अगर बात कर लें हम लोग, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। याद रखिएगा, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। तो एक बार इसके एग्जाम्पल को देख लेंगे, कई बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब आ जाते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर पे। तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर पे आप लोग देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण पे, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण से कई बार क्वेश्चन आया है। इसको कहा जाता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहा जाता है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर का एग्जांपल क्या क्या होता है, तो नाइट्रिक एसिड और वाटर होता है, जिसको आप याद रखिएगा कंपोजिशन। तो 68% नाइट्रिक एसिड होता है, 32% क्या होता है, वाटर का कंपोजिशन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर में कितना परसेंट H2 है, NaCnO3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। तेजी से देखते चलेंगे हम लोग, फास्ट। अब कौन से क्वेश्चन हम लोग को देखना है, थोड़ा सा देखेंगे। अनुसंख्य गुणधर्म, याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको एग्जाम से पहले हर हाल में देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप लोग इसको देख लेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है आपको याद है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पर, ठीक है। कहाँ पे डिपेंड करते हैं, कणों की संख्या पर। इसके 4 प्रकार हैं, सीधा मैं फॉर्म में लिख देता हूँ, P0 माइनस P0 बाई PO। फिर क्या है, डेल TB, फिर क्या है, डेल्टा TF, और फिर क्या है, एक पाई। ये हो गया आपका किसका इंडिकेशन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा TB क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। इंग्लिश की बात कर लें तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या हो गया, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। इसकी इंग्लिश की बात करें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपाय क्या हो गया, परासरण दाब, यानी इंग्लिश की बात कर लें ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं, जहां से क्वेश्चंस आपका बनता है, बनेगा, बनते रहता है। चलिए, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। यहाँ से कुछ और टॉपिक है, जैसे परासरण के बारे में पूछा जाता है, तो सबका डिफिनेशन आप लोग याद रख लीजिएगा। जो शुद्ध विलायक के पार्टिकल्स को, विलायक के पार्टिकल जब विलयन में जाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या होता है, परासरण होता है। दाब हो गया उसको रोकने वाला, ठीक है। और SPM क्या होता है, पारगम झिल्ली, यानी वैसे झिल्ली जिससे होकर केवल शुद्ध विलायक के पार्टिकल्स पास करते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कुछ कुछ बनेगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से छूट रहा था, वांट ऑफ फैक्टर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे एक बार, एग्जाम में आता है वांट ऑफ फैक्टर, तो थोड़ा सा देख के जाएंगे वांट ऑफ फैक्टर को।
वांट ऑफ फैक्टर का क्या लोचा है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ फैक्टर को किससे दिखाया जाता है, तो आई से दिखाया जाता है। वांट ऑफ फैक्टर को किससे दिखाया जाता है, आई से। अब आपसे मान लीजिए वांट ऑफ फैक्टर आयंस पे डिपेंड करता है। जैसे 4 एग्जांपल आपका दे दिया गया है, NaCl, KCl, फिर आपका दे दिया गया एग्जांपल MgSO4 और एक एग्जांपल दे दिया गया K2SO4। तो यहाँ एक आयन तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू एग्जाम में पूछ देगा, इससे कितना होगा 2। यहाँ भी एक और एक को कितना होगा 2, यहाँ एक और यहाँ भी एक, कितना हो जाएगा 2। यहाँ 2 आयन, यहाँ एक आयन यानी यहाँ 3। तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाल लिए, और जिसके वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू ज्यादा होगा उसका हिमांक में अवनमन ज्यादा होगा। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये, हिमांक में अवनमन क्या होगा, अधिक होगा। तो यानी अधिक सबसे ज्यादा डिप्रेशन एंड फ्रीडिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, K2SO4 का। आपसे एग्जाम में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन दिया है K2SO4, यूरिया, ग्लूकोज, ये सब में किसका होगा। तो याद रखना ग्लूकोज का तो आयंस टूटता है नहीं, यूरिया का टूटता है नहीं, तो K2SO4, और टूटता भी तो ब्रेक होता है 3 में, तो हिमांक अवनमन K2SO4 का ज्यादा होगा। या Na2SO4 भी कहीं दिया हो रहता है तो उसका ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और वांट ऑफ फैक्टर को किससे दिखाया जाता है, तो आई से दिखाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन ये सब है। अच्छा आप एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को, एग्जाम में आ जाए कहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं। कुछ चैप्टर को और देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते चलते हैं हम लोग। हाँ, एक आपका नर्नस्ट इक्वेशन है जिसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट नर्नस्ट इक्वेशन पूछ दिया जाता है। नर्नस्ट समीकरण क्या होता है भाई, नर्नस्ट इक्वेशन। अब नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है, तो E इक्वल टू E0 माइनस 0.059/n log Q। याद रखना इसको भाई, यहीं से क्वेश्चन आता है। आर किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा आर हमेशा याद रखना गैस स्थिरांक को कहते हैं, गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन में कि आर किसको कहते हैं, गैस स्थिरांक को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा हम आपको बता रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। कॉलराउस लॉ देख लीजिएगा आप लोग, कॉलराउस नियम, जो कि आपका क्या होता है, लेमडा इन्फिनिटी बराबर लेमडा ए प्लस लेमडा सी। कई बार क्वेश्चन दे दिया गया कि अगर NaCl है तो कैसे ब्रेक होगा, तो याद रखेंगे लेमडा Na प्लस और फिर लिखेंगे लेमडा Cl माइनस, तो इस तरह से ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो कॉलराउस लॉ याद रखिएगा। और कॉलराउस लॉ के अनुप्रयोग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक फैराडे कितने के बराबर होता है। ये भी टर्म को आप लोग याद रखेंगे कि फैराडे कितने के बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना है कि फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर, कूलम पर मोल के बराबर। तो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, फैराडे का जो लॉ होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ और एक फैराडे सेकेंड लॉ होता है। आप इसको देख लेंगे अच्छे से, एग्जाम में MCQ यहाँ से पूछता है। फैराडे फर्स्ट लॉ M बराबर ZCT होता है, और ये M1/M2 बराबर E1/E2 टाइप से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देख लेना है। अब जैसे मान लीजिए सेकेंडरी बैटरी क्या होता है, तो लेड स्टोरेज बैटरी को कहा जाता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी प्राथमिक सेल शुष्क सेल को कहा जाता है। याद रखना ये सब चीज आपको, छोटा छोटा बात है जो आपको भूलना नहीं है। जैसे ईंधन सेल की बात कर ले, फ्यूल सेल की बात कर ले, तो फ्यूल सेल याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसी को कहा जाता है फ्यूल सेल। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से फ्यूल सेल काफी बेहतरीन होता है। अब जंग हो गया, आप जैसे कोरोजन आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा ग्रीस पेंट लगा के या जस्तीकरण करके जंग से बचाया जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब। तो यहाँ से प्रश्न आपके निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। और आपसे कह रहा है अपचायक क्षमता के आधार पर सजाने के लिए, अपचायक क्षमता का क्रम। तो यहाँ से टॉपिक समझा देते हैं। ये रिड्यूसिंग पावर कह रहा है आपको,
कैसे होगा? तो याद रखना रिड्यूसिंग पावर कुछ नहीं, जिसके आगे माइनस का नंबर ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आपको दे दिया गया है थोड़ा देर के लिए कि मान लीजिए यहाँ से दे दिया गया है कि के प्लस और के माइनस के लिए आपका जो इसका वोल्टेज दे दिया गया है -2.93 वोल्ट ए नंबर। बी नंबर की अगर बात कर ले हम लोग एजी प्लस एजी के लिए, एजी प्लस एजी के लिए आपको दे दिया गया है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। और सी के लिए आप देख लेते हैं, ठीक है, सी के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, दे दिया गया है एच जी प्लस एच जी के लिए, एक कोस से एच जी के लिए क्या दिया है ये वैल्यू देख लेंगे थोड़ा सा 0.79 वोल्ट, 0.79 वोल्ट। और डी के लिए आपको जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है mg, mg2 प्लस से mg के लिए दिया गया mg2 प्लस mg के लिए दिया गया है -2.37 वोल्ट। अब यहां से आप किससे पूछा गया रिड्यूसिंग पावर का कैटेगरी, तो सबसे ज्यादा माइनस किसके पास है, माफ कीजिएगा एक और ई नंबर दिया गया है CR3 प्लस से CR के लिए -0. कितना है 74 वोल्टेज, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दे दिया। अब आपसे पूछ दिया है कि इसको रिड्यूसिंग पावर में जनरेट करके आपको सजाना है कि रिड्यूसिंग पावर से मतलब रिड्यूसिंग पावर इसका क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि रिड्यूसिंग पावर के लिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, आप लोग इसको लिखते चले, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए तो रिड्यूसिंग के लिए आपको माइनस सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, तो माइनस आपका दिख रहा है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस यानी अपचायक कौन होगा ए के बाद कौन होगा, माइनस के बाद देखिएगा ये डी नंबर, डी के बाद फिर कौन होगा ई नंबर, और ई के बाद कौन होगा फिर सी नंबर, और सी के बाद फिर कौन सा होगा बी नंबर। तो याद रखिएगा यही अपचायक क्षमता का क्रम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहां से क्वेश्चन आप लोग करते चलिएगा, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते। तो यहां से प्रश्न आता है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हम लोग आगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखिए कहां से आता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो याद रखिएगा वेग स्थिरांक की इकाई, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, वेग स्थिरांक की इकाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट में आप लोग को याद रखना एक फॉर्मूला मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, यहां से आपका सारा फॉर्मूला निकल जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा है, पूछ दिया गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो शून्य कोटि है तो n बराबर कितना दे देंगे 0, तो n बराबर यहाँ 0 रख देंगे, तो शून्य कोटि यानी 0 ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा आपका, तो 0 ऑर्डर के लिए जो आपका आ जाएगा देख लेंगे n का वैल्यू 0 रख के, तो यही आ जाएगा मोल पर लीटर 1 - n यानी 1 s - 1, यानी आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर प्रथम कोटि के लिए बात कर लें यूनिट की, तो n बराबर कितना देंगे 1, तो यहाँ 1 दे देंगे, ये 0 होल पावर 0 का हो गया 1, यानी आंसर आ जाएगा पर सेकेंड। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। अब आता है कभी कभी आपसे द्वितीय कोटि का भी वेग स्थिरांक का इकाई पूछ देता है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए पूछ देगा वेग स्थिरांक का इकाई, बहुत बार पूछता है क्वेश्चन ये। तो n की जगह 2 रख देंगे, तो अब ये क्या बन जाएगा मोल पर लीटर 1 - 2 s - 1, तो ये क्या हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 2 का मतलब हो गया -1, ये हो गया s माइनस रखने का मतलब क्या हो गया ये पर मोल l - 1 + 1 s - 1, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ से इस टॉपिक को आप लोग देख लेंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पूछता है। चलिए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अगला थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट। अब इसमें से क्या क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसा देखते चलेंगे कि और क्या क्या क्वेश्चन आता है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी दे दिया, रेट का फॉर्मूला दे दिया k a⁴x b⁴y,
अब यहाँ से कह देगा ऑर्डर क्या होगा, यानी कोटि। तो कोटि के लिए पावर ऐड हो जाता है, यानी x प्लस वाई। जैसे मान लीजिए r की जगह k है, a की जगह 3 है, b की जगह 2 है और c की जगह 1 है, ऐसा दे दिया और आपसे पूछ दिया कि ऑर्डर क्या हो जाएगा। पावर जोड़ दो, 3 2 5 1 6। अगर r है, यहाँ k है, a टू द पावर -2 है, b टू द पावर 1 है और c टू द पावर 1 है। पूछ देगा ऑर्डर क्या होगा, इसके लिए तो बस कुछ नहीं करना, -2 + 1 यानी 0। ठीक, तो यहाँ से याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, ये अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। क्वेश्चन इस तरह से आता है। ठीक है, अब मान लीजिए अभिक्रिया की आणविकता आपसे पूछ दिया जाए, मॉलिक्यूलरिटी। तो आप बनाइए, थोड़ा सा हम आपको समय देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आपको हम दे रहे हैं, समय आप करके बताओ, फिर हम आपको बताएंगे। 2NO + O2, ठीक है, और यहाँ से 2NO2। फिर आते हैं सेकेंड वाले पर, NH4NO2, और यहाँ से फिर आपका है, फिर यहाँ से जो आपका दिखा है N2 + 2H2। दोनों के लिए आप मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखें कितना होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन लिख लिए होंगे आप। इसके लिए कितना होगा, इसके आगे 2, O2 के आगे 1, 2 1 कितना होगा 3, यानी जो इसका जो आगे वाला नंबर ऑफ मोल होता है, ये पूरा कंपाउंड के आगे नंबर ऑफ मोल 1 है, तो यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इसके लिए 1 होगा। याद रखिएगा, यही अभिक्रिया की आणविकता होती है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछेगा, थोड़ा सा देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ, जैसे पूछ देगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, तो बता दीजिए। तो आपको हम इसलिए लिखाए थे, k = 2.303/t log a/a-x। याद रखिएगा, आपसे पूछ दे यही सवाल कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन, शून्य कोटि के लिए पूछ दे आपसे जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन, तो याद रखिएगा k = x/t। तो याद यहाँ से रखना आपको, ये सब सवाल है जिस पे बवाल होना तय है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका। कुछ क्वेश्चन और हम देख लेंगे, समय कम है, जल्दी जल्दी। अब आपसे पूछ दिया जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल, हाफ लाइफ। तो याद रखना आपको कितना होता है, T½ = 0.693/k। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, इसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि शून्य कोटि के लिए क्या होता है, T½ = 1। किसके लिए होता है, शून्य कोटि के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। कई बार सवाल ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आपके बनते हैं और बनेंगे। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन देख लेना एक बार। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ से सवाल आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, H2 गैसियस + Cl2 गैसियस और 2HCl, ये किस कोटि की रिएक्शन है। तो गैसियस में अगर रहना तो याद रखना हमेशा ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। किसका है ये, जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि की रिएक्शन है। अच्छे से देख लीजिए इसको। आर्हीनियस इक्वेशन भी देख लेना, k = a × e - Ea/RT। ये किस इक्वेशन का नाम है, आर्हीनियस इक्वेशन का नाम है। ठीक है, याद रखना है सब कि सब किसके अंदर आएगा, आर्हीनियस इक्वेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ से आपको सवाल पूछता है और पूछेगा भी, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, और आपको बताया हुआ है कैटलिस्ट के बारे में कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ा या घटा देता है, उसी को क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है।
ठीक है, क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट कहा जाता है। यहाँ से आप क्वेश्चन उम्मीद है करते रहेंगे। अब आते हैं हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए, याद रखना है ये सब क्वेश्चन को आपको, जो बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा आपको बनाने के लिए, और 2 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। इंग्लिश की बात कर लें, फिजिकल एडजॉर्प्शन, और यहां से क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन। और फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर बात कर लें तो याद रखिएगा यहां से क्या क्या होता है। ये रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है, याद रखना पूछेगा एग्जाम में। ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। और ये क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, यानी नॉट रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होता है। ठीक, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, इंथैल्पी, हीट इंथैल्पी कितना होता है, बहुत पूछता है एग्जाम। हीट इंथैल्पी कितना होता है, तो याद रखिएगा 20 से 40 किलो जूल पर मोल। बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत फिजिकल एडजॉर्प्शन का कितना होता है। और यहाँ से याद रखिएगा 30 से 240 किलो जूल पर मोल होता है केमिकल एडजॉर्प्शन का हीट इंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और आ जाएगा, तो यहाँ से देख लेना है। अब हाँ, फ्रेंडली क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, आप लोग पूछता है फ्रेंडली क्वेश्चन, स्पेलिंग थोड़ा सा मिला लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। फ्रेंडली समीकरण, ठीक है, फ्रेंडली समीकरण पूछता है, तो याद रखिएगा x/m बराबर kp 1/n लिख लीजिएगा। x बराबर, ठीक है, x/m बराबर kp 1/n, याद रखिएगा। ये आपका फ्रेंडली क्वेश्चन है, फ्रेंडली समीकरण। तो यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे होमोजीनियस समांगी उत्प्रेरण, याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिकारक और कैटलिस्ट दोनों समान अवस्था में होते हैं, उसको समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। विसमांगी में क्या होता है, समान अवस्था में नहीं होते हैं। वर्धक क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछता है, तो याद रखिएगा जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा है कि N2 + 3H2 2NH3 में वर्धक का काम कौन करता है, विष जिसको कहते हो, तो याद रखिएगा MO। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्धक जो होते हैं सक्रियता को बढ़ाते हैं, विष क्या करते हैं, सक्रियता को घटा देते हैं। सॉरी, तो ये विष होगा, विष का काम करेगा MO, ये सक्रियता को क्या करता है, घटा देता है। नहीं सही था, सॉरी, वो मिला लीजिएगा, सॉरी। MO जो है वर्धक का ही काम करता है, और वर्धक क्या करता है, सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, सक्रियता को बढ़ा देता है। विष क्या करता है, सक्रियता को घटा देता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन है, जैसे आप लोग का एरोसॉल वाला है, ये थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आप लोग सुन जाइएगा। हाँ, एक क्वेश्चन है कोलाइडल का जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कोलाइडल का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो देख लीजिएगा। एक लायोफिलिक कोलाइड होता है, गोंद जिसका एग्जाम्पल होता है, याद रखिएगा। गोंद जो इसका एग्जाम्पल होता है लायोफिलिक कोलाइड का, किसका होता है, लायोफिलिक कोलाइड का। किसका होता है, लायोफिलिक कोलाइड का एग्जाम्पल होता है गोंद, याद रखना। ठीक है, जो द्रव को आकर्षित करता है। लायोफिलिक फोबिक कोलाइड भी होता है, जिसको द्रव विरागी कोलाइड कहते हैं, जो द्रव को क्या करता है, अपने से विकर्षित करता है। क्या करता है, इसको विकर्षित करता है, उसे लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। तो यहाँ से ये सब चीज आपको याद रखना है। इसके एग्जाम्पल को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है, वो टिंडल इफेक्ट देख लेना है, टिंडल प्रभाव। कोलाइडिक कणों के जिगजैग मोशन को टिंडल कहते हैं। सॉरी, ये टिंडल प्रभाव जो होता है, कोलाइडिक कण जो सनलाइट के प्रेजेंस में स्कैटर होने लग जाता है, बिखरने लग जाता है, उसको टिंडल। अब ब्राउनी गति क्या होता है, तो कोलाइडिक कणों के जिगजैग मोशन को क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है
कि टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है, तो याद रखिएगा टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स। कौन दिखाता है, कोलाइडल पार्टिकल्स टिंडल प्रभाव दिखाता है। कोलाइडल पार्टिकल का शेप और साइज देख लीजिएगा कितना होता है, आप लोग को हम कई बार बताए हुए हैं। मिसेल क्या होता है आपको याद होगा, तो मिसेल आपको बताया है कि सहचारी कोलाइड जो होते हैं, जो आवेशित होते हैं, जिनमें करंट जाता है, जो विद्युत आवेशित होते हैं, उसको मिसेल कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आप क्वेश्चन देख लें। साबुन का सूत्र पता होगा C17H35COONA। ठीक है, कोलाइडिक अणु का व्यास जो होता है 10 पे पावर -9 से 10 पे पावर -6 मीटर के बीच होता है। ये भी रेंज याद रखेंगे। सेंटीमीटर में भी इसको ला सकते हैं आप, या मान लीजिए एग्जाम में कई बार आपको 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच भी डाटा दे देता है। तो याद रखना कोलाइडल पार्टिकल्स का ये रेंज है। तो आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा आपका हमने एक बार पूरा वीडियो बना दिया, एक बार आप देख लेंगे इसको जाके अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का भी एक साथ वीडियो कल आपको बना देंगे।